सो लास्ट क्लास तक हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर लिया था। हम ये डिस्कस कर चुके थे, हाइड्रोस्टैटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद द नेक्स्ट इज हाइड्रोडायनामिक्स। नेक्स्ट इज हाइड्रोडायनामिक्स। देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें आपका फ्लूइड रेस्ट में था। जब तक आपका फ्लूइड रेस्ट में है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी है, मेजर जो पोर्शन था दैट वाज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। और उसके बाद आपने जो भी पढ़ा था वो उस प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस थे, चाहे पास्कल्स लॉ हो, चाहे आपका बॉइंट फोर्स हो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, सब कॉन्सिक्वेंसेस है उस प्रेशर के, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। सो मेजर जो था दैट वाज एच जी। नेक्स्ट इज हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड इन मोशन। अगर आपका फ्लूइड मोशन में है और इस फ्लूइड से रिलेटेड जो कुछ भी आएगा, अगर आपका फ्लूइड मोशन में, उसे आप हाइड्रोडायनामिक्स में स्टडी करें। अगर फ्लूइड आपका मूव करे तो देखिए, जब फ्लूइड मूव करेगा क्या क्या चीजें आएंगी। पहले कुछ एनर्जीज आएंगी। फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, प्रेशर की वजह से एक एनर्जी आती है जिसे प्रेशर एनर्जी कहते हैं। फ्लूइड की लेयर्स में फ्रिक्शन हो सकता है, जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है, ऐसे ही फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स में फ्रिक्शन हो सकता है। उस फ्रिक्शन को आप विस्कोसिटी कहते हैं। तो हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट करने के बहुत तरीके हैं। कुछ लोग एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एनसीईआरटी हाइड्रोडायनामिक्स विस्कोसिटी से स्टार्ट करता है। सो व्हाट इज विस्कोसिटी? इन अ वेरी सिंपल टर्म, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शन इज विस्कोसिटी। सो दिस इज विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी इज, अच्छा, इसमें शुरू में डेफिनेशंस बहुत ज्यादा है। मैं डेफिनेशंस लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको व्हाट्स पीडीएफ भिजवा दूंगा। जैसे आपके पास सॉलिड्स का पीडीएफ आ गया होगा, ऐसे फ्लूइड्स की जो डेफिनेशंस हैं उनका पीडीएफ आ जाएगा। बस आपको समझा देता हूँ कि चीज होती है। तो विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, internal frictional force acting between layers of fluid। फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो भी इंटरनल फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, दैट इंटरनल फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी। दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। तो अच्छा, अब विस्कोसिटी आता क्यों है? विस्कोसिटी इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फ्लूइड की अलग अलग लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से विस्कोसिटी आती है। सो इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। अब देखिए, विस्कोसिटी आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपने फ्लूइड की अलग अलग लेयर्स ली। मान लीजिए ये आपने एक फ्लूइड लिया, इतना सेक्शन ले लिया मैंने फ्लूइड का। फ्लूइड की ऊपर और नीचे वाली लेयर्स में वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस है। नीचे वाली लेयर की वेलोसिटीज भी, ये जो ऊपर जो सेक्शन है इसकी वेलोसिटी इज v प्लस डी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज dx। तो एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आपने फ्लूइड की एक लेयर ले ली जिसकी कुछ थिकनेस है dx। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज डी। सो dx आप कह सकते हो दैट्स थिकनेस ऑफ द लेयर, थिकनेस ऑफ लेयर। फ्लूइड की जो लेयर है उसकी थिकनेस इज dx। एंड व्हाट इज dv ओवर dx? dv over dx is this velocity gradient। Huh? This is velocity gradient।
दोनों लेयर्स की वेलोसिटीज में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज dv by dx, दैट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां जो विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी, जब ये फ्लूइड मूव करेगा तो दो ये जो लेयर, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे के मोशन का अपोज करेंगे। तो इनके बीच में जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगी, दिस इज Fp, दिस इज विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स आती है, दैट्स विस्कस फोर्स। इट्स जस्ट लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स आती है उसे आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सो यहां पर जो विस्कस फोर्स है, दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो लेयर्स हैं इन लेयर के एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। रशाद जस्ट एक मिनट, मैं अभी आपका डाउट लेता हूँ, मैं इसको जैसे ही कंप्लीट करूंगा आप लोग अपने डाउट्स भेजते जाए, फिर मैं आपके डाउट्स पर आता हूँ। तो जो विस्कस फोर्स है, डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द लेयर, it depends upon the velocity gradient dv over dx. So viscous force is proportional to a dv over dx. जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो विस्कस फोर्स को आप लिख सकते हैं, इट्स ईटा ए dv over dx, ईटा ए dv over dx। ये जो ईटा आ रहा है, इस ईटा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। This is known as coefficient of viscosity. ये coefficient of viscosity अलग अलग टाइप के लिक्विड्स के लिए इसकी वैल्यू अलग आएगी। इट्स जस्ट लाइक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे सॉलिड सर्फेसेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सर्फेस, ऐसे ही दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लिक्विड, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स ये कोफिशिएंट अलग अलग होगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, ये जो dv बाय dx आ रहा है ना, इस dv बाय dx को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। एक्सेलरेशन साथ dv ओवर dt होता है ना, dv ओवर dx में dv ओवर dx जो है उससे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन था ग्रेडियंट का मतलब क्या है। ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज होगा उस चेंज को आप ग्रेडियंट कहते हैं। भाई यहां से आप यहां गए, वेलोसिटी में चेंज आ गया, उसे आपने ग्रेडियंट कह दिया। अब इसके बाद स्वालेहा का क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी मोशन का अपोज क्यों करेगी। रीजन ये है स्वालेहा कि ये वाले मॉलिक्यूल्स और ये वाले मॉलिक्यूल्स, हाँ, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब आप इस फ्लूइड को आगे ले जाने की कोशिश करोगे, रशाद आपको भी इसका आंसर मिल जाएगा। ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड कर रही है, तो ये लेयर और इस लेयर के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोशिश करेगी कि ये बाइंड करके रहे। जब ये लेयर आगे जाने की कोशिश करेगी तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इसके मोशन में ऑपोजिशन मिलेगा ना, ये आगे जा रही है, ये यहाँ बॉन्डेड है, तो ऐसा लगेगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे अपोज कर रहा है। इतना लिखिए, फिर और चीजें देखते हैं।
सॉरी यार, मैं कुछ डिस्टर्बेंस है आज। हाँ, तो सामिया का है कि डेरिवेशन, सानिया में इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, हमने सिर्फ ना एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लिखे हैं। सिर्फ ये फैक्ट लिखा है कि ये जो फोर्स है, विस्कस फोर्स, ये लेयर के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये एरिया ऑफ लेयर के प्रोपोर्शनल होगा। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे सो इट्स ए डीवी ओवर डी एक्स, विस्कस फोर्स आ जाएगा ईटा ए डीवी ओवर डी एक्स। अब आप में से जो कुछ लोग पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहते हैं कि क्यों दोनों लेयर्स की वेलोसिटी अलग होती है, तो अगले 10 मिनट बिल्कुल कान खोलकर सुनिए, थोड़ी सी डिटेल में जा रहा हूँ। जो मैं डिटेल दे रहा हूँ अगर इतना समझ में आया तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लिए मुझे देना होगा। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक वो फोर्स होती है भाई, इसके बाद ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना बार बार कि इन दोनों, इसकी और इसकी वेलोसिटी अलग क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जरा डिटेल में सुनिएगा। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक वो फोर्सेस हैं जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करती हैं, जिन्हें कहते हैं कोएसिव फोर्सेस। वाटर वाटर मॉलिक्यूल में एक्ट करेगी, दैट इज कोएसिव। एक और फोर्स होती है जो वाटर और किसी और मॉलिक्यूल लाइक वाटर और ग्लास में एक्ट करती है, उसे कहते हैं एडेसिव फोर्स। यूजुअली एडेसिव फोर्स थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ होगा क्या, ये ग्राउंड है ना, पानी हवा में तो नहीं उड़ेगा, ग्राउंड में जा रहा होगा ना, ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड से रिलेटेड जो लेयर है वो ये लेयर इससे जुड़ी हुई है। तो ग्राउंड और इसके बीच में एक फोर्स है जिसे कहते हैं एडेसिव फोर्स। ग्राउंड तो नहीं मूव कर सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता पानी अपने साथ पूरे अर्थ को बहा के ले जाए। तो यहाँ पर एक एडेसिव फोर्स है। इस एडेसिव फोर्स की वजह ग्राउंड कोशिश करेगा कि भाई ये जुड़े हुए हैं ना दोनों, तो कोशिश करेगा ग्राउंड की ये रुक जाए, लेकिन रुकेगा नहीं, कुछ वेलोसिटी होगी इसकी भी। लेकिन ग्राउंड सब रुका हुआ है, ग्राउंड तो सबसे ज्यादा इसको अफेक्ट करेगा कि इसकी वेलोसिटी कम हो। इसके बाद मैंने एक लेयर और ले ली। इस लेयर को रोकने की कोशिश कौन करेगा, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। लेयर 2 को रोकने की कौन कोशिश करेगा, लेयर 1। लेकिन लेयर 1 ऑलरेडी मूव कर रही है, तो ग्राउंड के कंपेरेबल लेयर 1 लेयर 2 को जो रोकने की कोशिश करेगी वो स्ट्रेंथ कम होगी। तो लेयर 2 की वेलोसिटी लेयर 1 के कंपेरेबल थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, आप ऊपर जाएंगे तो शायद वेलोसिटी और ज्यादा हो। जो सबसे नीचे वाली लेयर है, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में थी तो रुकी रहेगी, ग्राउंड खुद रुका हुआ है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लेयर की वेलोसिटीज बढ़ती चली जाएगी। तो ये रीजन है कि वेलोसिटीज अलग अलग है। तो हमने बीच की कोई भी एक लेयर उठा ली, एक की वेलोसिटी v और दूसरे की वेलोसिटी v प्लस डी। चलिए अब बताइए, आया हर्षद और स्वालेहा और शायद रशाद का भी यही क्वेश्चन था। जी साद, यही होता है, आपको डायमेंशन में कराया तो था सब, है ना, ml-1 t-1। भाई इतना लिखिए, कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे। रशाद, रेगुलर इंटरवल नहीं है। जब आप रेगुलर इंटरवल कहते हैं दैट्स टाइम, दीज वेरिएशन इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दीज वेरिएशंस आर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जैसे जैसे आप पोजीशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी रेगुलरली बढ़ती चली जाएगी। सवाल यह रीजन है ना बच्चे, देखो एक चीज रुकी हुई है ना, और उसके ऊपर एक चीज मूव करने की कोशिश कर रही है, तो जो चीज रुकी हुई है वो मूव करने वाली बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी। तो जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर जो दूसरी चीज है, ये रुकी हुई है ना, ग्राउंड है, ये है हमारा ग्राउंड, ये ग्राउंड रुका हुआ है। तो ग्राउंड के ऊपर जो लेयर मूव करने की कोशिश करेगी एडहेसिव फोर्स की वजह से, ग्राउंड कोशिश करेगा भाई रुक जाए। तो सबसे कम वेलोसिटी, अब इसके ऊपर जो लेयर जा रही है, ये लेयर इसके साथ तो कांटेक्ट में है नहीं, ग्राउंड के साथ, इसके साथ कांटेक्ट में, तो ऑलरेडी मूव कर रही थी। तो ये इसको रोकने की कोशिश तो करेगी, लेकिन ग्राउंड के कंपेरेबल इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, टू की। ग्राउंड के कंपेरेबल टू की वेलोसिटी ज्यादा है। तो टू के कंपेरेबल, सॉरी 1 के कंपेरेबल
टू जो होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। देखो ना, ग्राउंड ने इसे रोक लिया, ग्राउंड कोशिश कर रही है रुक जाए, वन कोशिश कर रहा है टू की वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए, तो ग्राउंड ज्यादा अफेक्ट करेगा, ज्यादा अपोज करेगा इसकी मोशन को एज कंपेयर जितना वन टू के मोशन को अफेक्ट करेगा। अगर स्लाइडिंग टाइप हो जाए तो चला जाए, लेकिन ग्राउंड यूजुअली स्लाइडिंग टाइप होता नहीं है। यस हर्षित, दिस इज विस्कस फोर्स व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस इन वेलोसिटी, क्योंकि वो वेलोसिटी डिफरेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से आता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विस्कस फोर्स देगी। कोहेसिव फोर्स जी सेम मॉलिक्यूल्स में होती है, इट्स वी प्लस डीवी प्लस डीवी, है ना, उसके बाद डीवी 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 ऐड करते चले जाइए रशाद। चलो दैट्स, बहुत डिस्कशन हो गया ना इसके ऊपर, इसे लिख लिया आप लोगों ने, इसे लिखिए, फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अडेसिव फोर्स सामिया वो फोर्स होती है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में काम करती है। जैसे गम होता है ग्लू, ग्लू पेपर को चिपका लेता है, तो ग्लू में और पेपर में जो फोर्स एक्ट करती है उसे एडेसिव कहते हैं। तो ये आप लोगों ने लिख लिया, एक बेसिक सा मुझे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल करके दिखा दो इसके ऊपर, जरा अंदाजा हो जाएगा आपको आ गया। तो ऐसे गिवन है, thickness of a liquid layer is 2 mm. Velocity difference between bottom and top layer is, let's say 5 meter per second दे देते हैं, हाँ? Area of layer is, कुछ ले लो, area of layer is let's say 5 meters square. Calculate viscous. चलिए विस्कस फोर्स कैलकुलेट करके बताइए। आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया है ईटा, which is 5 into 10 raised to the power minus 3। फिर इसकी यूनिट देखेंगे जरा, डेका पॉइज होती है यूनिट इसकी, फिर यूनिट देखेंगे, आप इतना लिख लीजिए फिर यूनिट देखेंगे। चलिए भाई करके दिखाइए मुझे कितना आ रहा है। इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन। चलिए साजिद का कुछ आंसर आया। ओके साजिद चेक करते हैं यार अभी। सामिया, हर्षद, करिए करिए सब कैलकुलेट कीजिए। ठीक है आसिया, हमदा, हमजा, जॉन, डेका पॉइज, डेका पॉइज। चलिए भाई बहुत आंसर्स आ गए, चेक करते हैं। तो विस्कस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, विस्कस फोर्स इज ईटा ए, इट्स dv ओवर dx। जस्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। देखिए ईटा कितना गिवन है, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। एरिया कितना दिया है लेयर का, 5 मीटर स्क्वायर। dv ओवर dx, वेलोसिटी में चेंज कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। dx कितना है, 2 mm। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। सो ये आ गया आपके पास 125
डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो कैंसिल कर देगा। तो 125/2 कितना आ गया? 62.5। तो ये अभी किस किस का सही आया था शुरू से देखते हैं। रशाद नहीं, साजिद का गलत था, सामिया का गलत था, हर्षित का सही था, आसिया का गलत था, हुदा का गलत था, रशाद ने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था इसलिए गलत आ रहा था, मुबशरा का 7 का, मुबशरा गलत, रमशा का गलत, 7 का गलत, सामिया का ठीक था, मरियम ने यूनिट कन्वर्जन नहीं करी थी इसलिए गलत आ रहा था, रशाद का बाद में सही आया, हमजा का भी सही। भाई बताइए, ये विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना है आपको? चलिए, तो अभी तो सिर्फ ये था कि आप ये फॉर्मूला यूज करना सीख जाए। हमदा हुआ इतना? शफात, शफक, तोयबा, आतिफ। चलिए, नेक्स्ट देखिए। सामिया, लेयर की थिकनेस है ना, लेयर की थिकनेस है कि आपको जो लेयर दी हुई है, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, इनके बीच का सेपरेशन, dx, थिकनेस ऑफ द लेयर। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा, ये विस्कस फोर्स की यूनिट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट। ईटा की यूनिट के लिए भाई विस्कस फोर्स कितना होता है? ईटा ए डी वी ओवर डी एक्स होता है। आपको ईटा चाहिए, तो यहां से जो ईटा आ जाएगा, दैट विल बी एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डी वी ओवर डी। सो ये ईटा आ गया, इट्स एफ बाय ए इंटू डी एक्स ओवर डी। तो ईटा आ गया। अब एसआई यूनिट जब आप लिखोगे, देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, थिकनेस की यूनिट मीटर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ईटा इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड्स। तो ईटा हो गया, इट्स पास्कल, इट्स पास्कल सेकेंड। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल सेकेंड इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। और इस पास्कल सेकेंड्स को डेकापॉइस भी कहते हैं, और इसी को डेकापॉइस भी कहते हैं। अगर पॉइस दे दे तो याद रखिएगा, एसआई यूनिट डेकापॉइस है। 1 डेकापॉइस इज 10 पॉइस। शायद इस कन्वर्जन की आपको कहीं जरूरत पड़ जाए। इतना लिखिए, फिर देखते हैं टेम्परेचर पर इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसे लिख लीजिए, एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, अच्छा नहीं लिख रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी आ रहा हूं मैं, लास्ट स्लाइड। चलिए लिखिए,
जी 1 पॉइज 10 पॉइज। जी जी 10 पॉइज। पॉइज जी पॉइज है इसकी सीजीएस यूनिट, डेका पॉइज इज द साइज। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड्स वीक होने लगते हैं। बॉन्ड्स वीक होंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगी, आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, on increasing temperature of liquid, coefficient of viscosity decrease कर जाता है। coefficient of viscosity decreases। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा, ये डिक्रीज होता चला जाता है टेम्परेचर बढ़ाने में। इसे भी लिख लीजिए। अच्छा गैसेस मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, गैसेस तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में करते हैं, गैस में उल्टा होता है। बेसिकली गैस में विस्कोसिटी ना गैस की काइनेटिक एनर्जी से आती है, तो जब आप गैस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है इन गैसेस, इसको याद रखिएगा। विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड्स में कम होती है, गैसेस में बढ़ जाती है। रीजन सिर्फ ये, गैसेस में विस्कोसिटी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की वजह से आ रही है। गैसेस में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो विस्कोसिटी यहां भी बढ़ जाएगी। चलिए लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए तो एक लाइन लिख ली होगी आप लोगों ने। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखिए। एक न्यूमेरिकल और देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। ये बेसिकली पुली वगैरह इसमें कनेक्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने फ्रिक्शन में भी किया था, बस इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं पुली कनेक्ट करके। जो लोग बहुत दिनों के बाद आए, इट्स अ फ्रेश टॉपिक। बहुत दिनों के बाद आने के बाद तो सब कुछ नया नया सा लगता है, लेकिन ये फ्रेश टॉपिक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जो बहुत छुट्टी मारता है वो बेचारा खुद कॉन्फिडेंस इतना लूज कर देता है कि कुछ भी हो उसे कुछ नहीं आगे देता। रेगुलर रहने का एक ये नुकसान भी है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जी हमजा इसी में। तो एक मेटल प्लेट है of area 0.1 meter square is connected to a 0.01 kg mass via string that passes over an ideal pulley as shown. A liquid film
thickness 0.3 mm is placed between plate and table. When released, plate moves to the right with speed of 0.085 meter per second. Find coefficient of viscosity. चलिए भाई देखिए साथ में सॉल्व करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए. भाई जरा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे कुछ चीजें बताना शुरू करो. पहले तो ये बताओ कि यहां पर इस मास पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी. इतनी तो फिजिक्स तुम सब सीख गए हो, कोई बिल्कुल ही भूल गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका. इस 0.5 केजी के मास पर क्या लगता है कितनी फोर्स काम कर रही है. हर्षित का सही है, हमदा सही बता रही है. चलो वेरी गुड. अब बहुत आंसर्स आ गए, सबके तो नाम भी नहीं ले सकता. दो फोर्सेस काम कर रही है ना. एक वेट एक्ट कर रहा है 0.5 जी और एक टेंशन एक्ट कर रही है विच इज टी. दो फोर्सेस है ना, टेंशन और वेट एक्ट कर रहा है. जरा पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है. ये मास रेस्ट में है, मूव कर रहा है. अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या वेरिएबल स्पीड से. क्या लगता है क्वेश्चन पढ़ के, लगता है आपको क्या समझ में आ रहा है. पढ़िए एक बार क्वेश्चन, देखिए कि ये रेस्ट में है 0.5 केजी का या मूव कर रहा है. अगर मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है. देखो हर्षित को तो मिल गया, साजिद को भी मिल गया. बस बाकी सिर्फ मैसेज पढ़ने के लिए आता है और कुछ नहीं. मूव तो कर रहा है, चलो ये तो मिला है. यस शफा, लेकिन ये भी तो ढूंढो कि वो कैसे मूव कर रहा है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और विद अ वेरिएबल वेलोसिटी. दैट्स इंपॉर्टेंट. चलिए ये तो मिल गया कि मूव कर रहा है, बट ये भी तो मिलना चाहिए कैसे मूव कर रहा है. सामिया आप क्वेश्चन नहीं पढ़ती है, बिल्कुल आप क्वेश्चन नहीं पढ़ती है. देखिए सीधा सीधा लिखा है, स्पीड ऑफ कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन देखो कितना आ जाएगा, 0. एक्सीलरेशन 0 हो जाने का क्या मतलब है, जितनी फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है उतनी नीचे एक्ट कर रही है. राइट. अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सीलरेशन 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होने का क्या मतलब है, जितनी फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है उतनी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है. तो जो टी होगा, दैट टी विल बी 0.5 जी. दैट टी विल बी 0.5 into 10. दैट टी विल बी 5 न्यूटन. चलिए 5 न्यूटन की टेंशन एक्ट कर रही है बॉडी की, पर टेंशन पता चल गई. आ जाओ इस बड़े वाले मास के ऊपर आते हैं. इसकी तो वैल्यू भी नहीं दी, जरूरत भी नहीं होगी शायद. चलो एम कहते हैं इसे. हाँ, इस पर मुझे बता सकते हो कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. दिख रहा है इस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी. एक का भी सही आंसर नहीं है, एक भी नहीं है जिसका आंसर सही है. साजिद का आंसर आया पहला जो सही है, सब गलत. अरे यार तुम फोर्सेस नहीं काउंट कर पा रहे हो. तुम विस्कोसिटी क्यों भूल रहे हो. शफात का सही आया. विस्कोसिटी क्यों भूल रहे हो. देखो टेंशन है, ये सबने किया होगा. वेट है, अब क्या पाया तो बता दिया, सबने किया होगा. नॉर्मल रिएक्शन है, सबने किया होगा. भाई ये भूल गए कि लिक्विड पे रखा हुआ है ना. लिक्विड तो विस्कस फोर्स ऑफर करेगा. तो लिक्विड फिल्म जो है यहां पर, इधर इधर इस डायरेक्शन में, अरे क्या हो गया, इस डायरेक्शन में यहां पर लिक्विड फिल्म एक विस्कस फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी. विस्कस फोर्स एक्सर्ट कर रही. 4 विस्कस फोर्स है. अच्छा रशाद, 4 हो गए ना रशाद, आप तो 3 लिख रहे हैं. सही कहां से हो गए. हर्षद थिन फिल्म है, थिन फिल्म है. नॉर्मल रिएक्शन फिर भी जाएगा. थिन फिल्म, इट्स अ वेरी थिन फिल्म. नॉर्मल रिएक्शन होगा. हाँ अलीना, लेकिन ये बहुत थिन सरफेस है,
बहुत थिन सरफेस है, आप n ले सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये चाहिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन एक्ट कर रही है, एक विस्कस फोर्स एक्ट कर रही है। हाँ हर्षित, तब कर सकते थे, ठीक हो जाएगा। अब दो फोर्सेस है मोशन के अलॉन्ग, है ना, एक टेंशन एक्ट कर रही है, एक विस्कस फोर्स। मुझे एक बात बताओ, अगर 0.5 kg का एक्सेलरेशन जीरो है तो इस कैपिटल एम का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां भी एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि राइट वाली फोर्स और लेफ्ट वाली फोर्स शुड बी इक्वल, विस्कस फोर्स और टेंशन एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये राइट वाली और लेफ्ट वाली फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो विस्कस फोर्स होगी, दैट विस्कस फोर्स शुड बी इक्वल टू टेंशन। तो आपको विस्कस फोर्स मिल गई भाई, विस्कस फोर्स कितनी आ गई? 5 न्यूटन। अब अगर विस्कस फोर्स आ गई तो आप विस्कस फोर्स से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। विस्कस फोर्स का रिलेशन बस यही था, ईटा ए dv ओवर dx इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहां से आप ईटा लिख सकते हैं, इट्स 5 इंटू थिकनेस बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, शायद लेयर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। आपको डी वी दिया है, वेलोसिटी कितनी है? 0.085 मीटर पर 0.085 मीटर पर। थिकनेस चाहिए आपको, लेयर्स की थिकनेस चाहिए dx। dx थिकनेस कितनी आ जाएगी? थिकनेस इज 0.3 mm। 0.3 इंटू 10 raised to the power -3 मीटर। तो आप वैल्यूज रख दीजिए। सो इट्स 5 मल्टीप्लाइड बाय dx विच इज 0.3 इंटू, ये है ना, यस अजलान, ये दिया है ना 0.085। 0.95 कहाँ आ गया? 0.3 इंटू 10 raised to the power -3। आसिया एक बार लॉग आउट करके बच्चे लॉग इन कर लो, ठीक हो जाएगी शो। 0.1 इंटू डीवी, डीवी कितना है? 0.085। इतना पास्कल सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाए। तो ऐसे आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ले लेंगे, ये रिजल्ट आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 5 इंटू 0.3 इंटू 10 raised to the power -3 बाय 0.1 इंटू 0.085। भाई मास कनेक्टेड था ना यहाँ पर 0.01। अच्छा यार ये ना 0.01 नहीं है, 0.5। 0.5। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर कुछ और चीजें देखते हैं विस्कोसिटी से रिलेटेड। क्यों हर्षित, क्यों गलत होगा? नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता उससे। आइडियली तुम सही कह रहे हो, इन प्रिंसिपल ऐसे ही होना चाहिए, बट फर्क नहीं पड़ता उससे। इन प्रिंसिपल जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई लिख लिया ना? जी हमजा, डायरेक्शन ऑपोजिट है बिल्कुल। तो क्या परेशानी है इसमें? हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है बिल्कुल, तो उससे क्या चेंज आना चाहिए? हमजा मैग्नीट्यूड्स,
कंपेयर कर रहे हैं ना हम बेसिकली। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, विस्कस फोर्स प्लस टेंशन इज इक्वल टू जीरो। विस्कस फोर्स एंड टेंशन आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो विस्कस फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू जीरो। फिर आप ऐसे लिखेंगे, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, तो जैसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो इतने स्टेप्स तो डायरेक्टली कर सकते हैं। भाई लिख लें आप ये पेज, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। चलिए, तो ये जो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था विस्कोसिटी का, ये किसी भी लिक्विड लेयर्स के बीच में हो सकता है। अब देखिए स्टोक्स लॉ, नेक्स्ट देखिएगा स्टोक्स लॉ। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। जी, हाँ से हो गया यस सर। स्टोक्स लॉ। देखिए स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी है, वो स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड से जा रही है, तो लिक्विड उस स्फेरिकल बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। वो लिक्विड उस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका है स्टोक्स लॉ। मैं फिर से कह रहा हूं, एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है, उसमें आपने एक स्फेयर डाल दिया, एक स्फेरिकल बॉडी डाल दी। स्फेरिकल बॉडी लिक्विड से मूव कर रही है, फ्लूइड से मूव कर रही है। तो अब लिक्विड क्या करेगा, उस स्फेरिकल बॉडी को मोशन को अपोज करेगा, उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है, दैट इज स्टोक्स लॉ। सो स्टोक्स लॉ की कोई डेरिवेशन हम फ्लूइड में नहीं करेंगे। स्टोक्स लॉ डिराइव होता है डायमेंशनल एनालिसिस से। तो जब आपने डायमेंशनल एनालिसिस किया था, तब आपको स्टोक्स लॉ कराया जा चुका है। तो दोबारा मैं डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो डायमेंशनल एनालिसिस में ही आती है। वो डेरिवेशन फ्लूइड का पार्ट नहीं होती। फ्लूइड में तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लेकर यूज करते हैं। लिखिए लिखिए। देखिए मान लीजिए एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड से ये सॉलिड बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है। तो वो जो भी फ्लूइड होगा, दैट फ्लूइड कुड बी एयर, वो फ्लूइड लिक्विड हो सकता है। वो फ्लूइड क्या करेगा, अगर ये बॉडी v वेलोसिटी से यहां जाने की कोशिश कर रही है, रेडियस ऑफ द बॉडी इज r, तो ये फ्लूइड इसके मोशन को अपोज करेगा। मोशन को अपोज करने का मतलब है ये फ्लूइड इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्सर्ट करेगा। स्टोक्स लॉ कहता है कि ये जो विस्कस फोर्स होगी ऑन द स्फेरिकल बॉडी, viscous force on spherical body, viscous force on spherical body, Fv is equal to 6 pi eta Rv। तो स्फेरिकल बॉडी पर जो विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी, दैट विस्कस फोर्स इज दिस इज 6 पाई ईटा आर वी। विस्कस फोर्स है जो स्फेरिकल बॉडी पर एक्ट करेगी, और ये विस्कस फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज करेगी। ये विस्कस फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज करेगी। विस्कस फोर्स की वजह से कोई मोशन, ये विस्कस फोर्स कोशिश करेगी कि बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करे, इसके मोशन को अपोज करे। दैट इज नोन एज स्टोक्स।
अच्छा, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी जो डेरिवेशन है वो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू है। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला हमने करा था डायमेंशनल एनालिसिस में, वो आप कर चुके हैं, तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसको लिख लीजिए, स्टोक्स लॉ हम यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी में, उसके बाद हम टर्मिनल वेलोसिटी करते हैं। इतना लिख लीजिए स्टोक्स लॉ। इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। फिर अब कर दूं ये प्रसाद, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, वो फ्लूइड से मूव कर रही है, फ्लूइड बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है, फ्लूइड बॉडी पर एक विस्कस फोर्स लगा रहा है, वो विस्कस फोर्स हम 6 पाई ईटा आर बी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट, तो कुछ नहीं। सर जी। सर अगर हम इसे नॉर्मल विस्कस फोर्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहे तो उसमें एरिया टी एस ए होगा या सी एस ए? क्या होगा एरिया, दोबारा बताइए। सर जो हम एरिया लेंगे वो टोटल सरफेस एरिया लेंगे या कर्व सर्विस? टोटल सरफेस एरिया लेंगे, पूरी सरफेस पर फोर्स आए। ओके सर। भाई इतने शॉर्टकट मत बोला करो यार, टीएसए, पुरानी जनरेशन के लोग हैं, घूम जाते हैं। कभी कभी ना ऐसे ऐसे व्हाट्सएप में तुम लोग ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स यूज करते हो कि 5 मिनट लगते हैं मुझे गूगल करके देखना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं। हाँ साजिद, बॉडी फ्लूइड में सिंक है। जी जी, वो पाई है, ये पाई। हाँ भी सबको लिखने तो दो साथ। चलिए, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जी वो 6 था, शायद वो 6 था, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। अब मत पूछना दोबारा तुम में से कुछ कि क्या क्या था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, पहले समझिए कि टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, उसके बाद हम टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करें। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच बॉडी मूव्स इन फ्लूइड। बस 2 मिनट बाद शुरू करता हूँ, हाँ बस 2 मिनट।
देखिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे बॉडी मूव करेगी दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। अब समझो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, मैं भी सिर्फ ये समझा रहा हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, ऐसा क्यों होता है वो इसके बाद समझें। ये फ्लूइड है। जब मैं फ्लूइड कह रहा हूं तो कोई भी लिक्विड हो सकता है, इवन गैस का कॉलम हो सकता है। इस फ्लूइड में आपने एक बॉडी ड्रॉप कर दी, मान लीजिए ये बॉडी मैंने ड्रॉप कर दी। जब इनिशियली इसे ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मान लीजिए वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ये और नीचे आई, इसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। बढ़ते बढ़ते एक इंस्टेंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगी, कि अब ये नीचे गिरेगी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्लूइड में अगर एक बॉडी है तो देखिए पहले वेलोसिटी जीरो थी, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, और ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाती है। और एक बार ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसे आप कहते हैं दैट्स टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज टर्मिनल, कि बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते जाकर एकदम से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को आप कहेंगे दैट्स द टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है भाई? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन जीरो मींस नेट फोर्स इज जीरो। तो जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करती है तो बॉडी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो रही होती है। तो देखो एक्चुअल में होता है क्या है बॉडी पर, ये आपने फ्लूइड लिया, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। तो ये आपने फ्लूइड लिया, फ्लूइड में आपने बॉडी डाली, इस बॉडी पर देखिए फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी। इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी, और इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही होगी। देखिए वेट कांस्टेंट होता है, बॉइंट फोर्स कांस्टेंट होती है एक बार बॉडी पूरी तरह से इमर्ज्ड है। विस्कस फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी विस्कस फोर्स बढ़ती चली जाएगी। एक वेलोसिटी पर आकर विस्कस फोर्स इतनी हो जाएगी कि वेट और बॉइंट फोर्स को बैलेंस कर दे। देखो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए एक बॉडी है, उसका वेट था 100 न्यूटन, बॉइंट फोर्स थी 60 न्यूटन, विस्कस फोर्स पहले 10 थी, तो देखिए नीचे 100 ऊपर 70, तो बॉडी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सिलरेट होगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी विस्कस फोर्स बढ़ेगी, क्योंकि विस्कस फोर्स होती है 6/8 RV, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। विस्कस फोर्स 10 से 20 हो गई। नीचे देखो कितना एक्ट कर रहा है 100, ऊपर कितना एक्ट कर रहा है 6 + 20 80, और बड़ी विस्कस फोर्स 30 हो गई। 60 + 30 कितना हो गया 90। अब भी नीचे फोर्स ज्यादा है, बॉडी एक्सिलरेट करेगी। और जैसे ही विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते 40 हो गई, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मींस एक्सिलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जिस वेलोसिटी पर भी इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर वेट को बैलेंस किया, बॉडी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे है। तो ये रीजन है कि एट द टर्मिनल वेलोसिटी द सम ऑफ विस्कस फोर्स एंड बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स मिलकर वेट को बैलेंस कर दें। बॉडी फ्लोट नहीं करेगी रशाद, फ्लोट करने का मतलब होता है कि रेस्ट में है ना, बॉडी नीचे गिरती चली जाएगी। जैसे रेन ड्रॉप्स आती हैं अर्थ में, रेन ड्रॉप्स क्या एयर में फ्लोट करती हैं रशाद?
नहीं होती ना, नीचे आ रही है, दे आर कमिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फ्लोट करने का क्या मतलब होता है, रेन ड्रॉप रुक जाती है, तो रेन ड्रॉप्स एक टर्मिनल वेलोसिटी से आ रही है। मरियम, ये ग्रेविटी, विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स तीनों की वजह से होता है। ग्रेविटी तो कोशिश करेगी कि नीचे आ जाए, ग्रेविटी कोशिश करेगी कि वेलोसिटी बढ़ जाए, बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स इसे बैलेंस करेगी। जी साजिद, बॉइंट फोर्स हमने शायद कल ही देखा है, बॉडी अगर फुल्ली इमर्ज्ड इट्स कांस्टेंट ना, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड इन द लिक्विड तो ये कांस्टेंट होगी। और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। रशाद, इफ फोर्सेस आर इक्वल, कुछ चीजें ना दिमाग में बिठा लो उसे ना, आज बहुत सख्त तरीके से बिठाओ दिमाग में। अगर नेट फोर्स जीरो तो एक्सिलरेशन जीरो। जीरो एक्सिलरेशन का मतलब दो हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में हो, जिसे आप कल फ्लोट कह रहे थे। आज मैं कह रहा हूं बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है तो फ्लोट नहीं करेगी। चलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं साजिश वाले, एक मिनट रुक जाओ। रशाद भी क्लियर हुआ? फोर जीरो होने का मतलब लिख लो कहीं दीवार पे बड़ा बड़ा, ये मैं साल में ना शायद 50-60 बार ये चीज बता चुका हूं। फोर जीरो होने का मतलब है एक्सिलरेशन जीरो। एक्सिलरेशन जीरो दो तरह से हो सकता है वेलोसिटी जीरो, बॉडी रेस्ट में हो। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों ही चीजों में आपका एक्सिलरेशन और नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो यहां देखिए, बॉडी नीचे आती चली जा रही है, टर्मिनल वेलोसिटी समझिए। आपने बॉडी को फ्लूइड में ड्रॉप किया, बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है पानी का एक बड़ा सा कंटेनर था, उसमें आपने एक बॉल डाल दी। ऐसा भी हो सकता है एयर था, एयर में एक वाटर ड्रॉप आ रही है, रेन ड्रॉप आ रही है। तो जब ये ड्रॉप हुई तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फिर जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, जीरो से 5 हुई, 5 से 10 हुई और बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, अब नहीं बढ़ेगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन जीरो दैट मींस नेट फोर्स जीरो। अगर एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। तो ये तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी इसका आंसर है। साजिद और स्वालेहा, ये आया व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? क्यों होता है ऐसा फिर एक्सप्लेन करते हैं, अगर यही नहीं आया तो आगे का एक्सप्लेनेशन बर्बाद है। चलिए ये आ गया, अभी स्वालेहा आया, ये आ गया। चलिए अब ऐसा होता क्यों? भाई नेट फोर्स देखो, अगर एक बॉडी को आपने फ्लूइड में डाल दिया तो कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी? एक बॉडी का वेट एक्ट करेगा, एक विस अच्छा, इस ग्राफ की आप बात कर रही हैं? ये ग्राफ ये बता रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गई। चलिए इसको देखिए, इसे जरा सा ना दिमाग खोल के देखिएगा। बॉडी को अगर आपने फ्लूइड में डाल दिया तो बॉडी पर तीन फोर्सेस काम करती हैं। एक वेट काम करता है, एक बॉइंट फोर्स काम करती है, एक विस्कस फोर्स काम करती है। तीन फोर्सेस हैं, एक वेट, एक बॉइंट फोर्स, एक विस्कस फोर्स। तीन फोर्सेस काम कर रही हैं। अब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है जितनी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है उतनी फोर्स ऊपर एक्ट करे। अब देखिए वेट तो कांस्टेंट होता है। एक एग्जांपल मैंने लिया था, मान लीजिए 100 न्यूटन का वेट है बॉडी का, कुछ बॉइंट फोर्स भी काम कर रही होगी। मैंने कहा था 60 न्यूटन की बॉइंट फोर्स है, कुछ तो विस्कस फोर्स होगी। 6 पाई ईटा आरवी से जो सीखा था, 6 पाई ईटा आरवी। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये विस्कस फोर्स बढ़ेगी। मैंने कहा मान लीजिए शुरू में विस्कस फोर्स 20 थी। भाई बताओ क्या है, नेट फोर्स जीरो है या फिर नॉन जीरो है? देखकर बता दो जरा सा, क्या लग रहा है तुम लोगों को, नेट फोर्स जीरो या नॉन जीरो? साथ कभी कैलकुलेट भी तो कर लिया करो। नीचे 100 है, ऊपर 60 प्लस 20 80 होता है। तुम लोग देखते भी नहीं हो, सामिया जीरो कैसे आ गया भाई? ये 100, तुम्हें मैं एडिशन सिखाऊं अब? ये 100, 60 प्लस 20 कितना होता है? 80। जीरो हुआ क्या? हाँ जी साथ। नेट फोर्स, हाँ
आया। नेट फोर्स कहां एक्ट कर रही है, कितनी है नेट फोर्स, चलो नेट फोर्स बताओ, बॉडी पर नेट कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। हाँ चलो शुक्र है, आंसर्स आने शुरू हुए। 80 है ना, 100 नीचे 80 ऊपर, नेट कितनी है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन की फोर्स की वजह से ये एक्सिलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स बढ़ी। अब मान लो विस्कस फोर्स बढ़कर 40 हो गई। अब बताओ साद और सामिया नेट फोर्स कितनी है, वेट 60, पॉइंट फोर्स 60। हाँ जी, अब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो मींस एक्सिलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। इस अब जब नेट फोर्स जीरो हो गई ना, अब बॉडी जिस वेलोसिटी से आ रही होगी, है ना, दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। साजिद और सामिया बताइए, अब क्लियर हुआ। चलिए, अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कितनी होगी, वैल्यू क्या होगी। तो कुछ चीजें हम लिख लेते हैं, आर ले लेते हैं, इट्स रेडियस ऑफ बॉडी। हम रो ले लेते हैं, इट्स डेंसिटी ऑफ बॉडी। हम सिग्मा ले लेते हैं, इट्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जी 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 सामिया, बिल्कुल, दोनों को इक्वल करने के बाद नेट फोर्स जीरो आएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी तभी अचीव होगी जब वेट इन दोनों की इक्वल होगा, या ये दोनों फोर्स मिलकर वेट को बैलेंस कर। वी टर्मिनल वेलोसिटी है, और ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए, व्हेन बॉडी अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, तो जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगी तो विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। कि विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स मिलकर वेट को बैलेंस कर देंगे। विस्कस फोर्स कितनी होती है, 6 पाई ईटा आर वी। बॉइंट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि बॉडी पूरी तरह से इमर्ज्ड है, रेडियस इज आर, वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय जी। वेट को कैसे लिखते हो, mg लिखते हैं ना वेट को। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो इट्स 4/3, भाई स्क्वायर है ना, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई बताइए, यहां तक आया सबको, ये वाली इक्वेशन समझ में आ रही है। विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर बी था, बॉइंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, कल का डिस्कशन देख लो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और ये बॉडी का वेट है, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी इनटू जी। भाई बताओ यहां तक क्लियर है सबका, क्योंकि ये यस। बिगड़ा तो फिर आगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो ये क्लियर है सबका। इसको राइट में ले जाते हैं ना, पूरा राइट में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 6 पाई सर ये ईटा। कैंसिल नहीं हो जाएगा? अरे ये भी तो है बेचारा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये भी तो बचा हुआ है। 4/3 पाई ओके सर। आर क्यूब रो जी, और रो और सिग्मा अलग अलग है। 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। सो 6 पाई ईटा आर वी, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आ गया, ये बच गया रो माइनस सिग्मा। सो दिस पाई विल कैंसिल दिस पाई, दिस आर विल कैंसिल दिस क्यूब, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो v आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर जी। तो ये पहले क्यूब था ना, क्यूब था, काट के उसको फिर
स्क्वायर किया, क्यूब था ये कटा और फिर स्क्वायर आया, आर स्क्वायर जी बाय 3 इंटू 6 इंटू रो माइनस सिग्मा। 2 से इसे कैंसिल कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सर वो 6 लिखा है क्या आपने? जी 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 6 है, रो सर माइनस रो के बाद सिग्मा सिग्मा है, रो माइनस। तो ये 2/9 हो जाएगा, इट्स 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। तो वो वेलोसिटी जिससे बॉडी नीचे आएगी दैट इज 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। तो इस वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगी, और पाई तो कैंसिल हो गया था ना, पाई तो है ही। So this is the expression of terminal velocity. It's 2/9 r square g rho minus sigma is the terminal velocity. सर ईटा कहाँ गया? अच्छा हाँ, ईटा भी तो है कहीं, ईटा भी तो है, यस थैंक यू, ईटा तो छूट ही गया था, ईटा ये। तो ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे बॉडी फ्लूइड में मूव करेगी। इतना लिखिए, फिर देखते हैं कि कब ये पॉजिटिव होती है, कब ये नेगेटिव होती है, और नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी से हम क्या कंक्लूड करें। भाई इतना लिख लीजिए, बताइए मुझे। चलिए लिख लिया, इसको लिख लीजिए। याद रखिएगा, रो बॉडी की डेंसिटी है और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी है जिससे बॉडी गिर रही है। अब इसमें केसेस देखिए, अगर रो मींस बॉडी की डेंसिटी, अर्षित सिलेबस में नहीं है मुझे, बस सिलेबस में नहीं है इसलिए, दिस एक्सप्रेशन इज वेरिड ओनली फॉर दिस वर्ड, बॉडी इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ लिक्विड। तो अगर देखो रो सिग्मा से ग्रेटर है, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट मींस बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज रेन ड्रॉप्स इन एयर, कि जब रेन ड्रॉप्स एयर में जाती हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से जाती हैं। रेन मींस वाटर, वाटर की डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है। केस 2 अगर मैं आपसे कहूं, एक और केस है केस 2, कि बॉडी की डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड से जो है, अगर ऐसा हो गया भाई, अगर ये ज्यादा है और ये कम है, तो क्या लगता है भाई, वी आपको क्या लगता है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अब जरा सा लॉजिक अपना यूज कीजिए। नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, अगर डाउनवर्ड्स पॉजिटिव था,
डाउनवर्ड्स अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव का क्या मतलब है? बॉडी कहाँ जाएगी? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स जाएगी। कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसमें फ्लूइड में बॉडी ऊपर जाती है नीचे जाने की जगह? एयर बबल इन Propulsion. वाटर्स। एयर बबल इन वाटर, वेरी गुड। वाटर में जो एयर बबल्स होते हैं वो एयर बबल्स ऊपर जा रहे होते हैं, तो इसका ये एग्जाम्पल है, दिस इज एयर बबल इन वाटर। ये इसका एग्जाम्पल है कि एयर बबल वाटर में ऊपर जाता है, ये टर्मिनल वेलोसिटी। इसे लिख लीजिए, एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स तो टर्मिनल वेलोसिटी पे नहीं बनते, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे, आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, न्यूमेरिकल लिखते हैं एक। सर दोनों सेम नहीं हो सकते ना, ऐसा नहीं हो सकता ना कि वाटर में वाटर की ड्रॉप मूव कर रही है, वो तो मर्जी हो जाएगा। हाँ? ऐसा तो नहीं होगा ना सर, वाटर में वाटर ड्रॉप मर्ज हो जाएगा। नहीं यार साजिद, एयर में एयर ड्रॉप, क्या बात करो, एयर में एयर बबल दिखेंगे ही नहीं, ऊपर नीचे क्या जाता हुआ दिखेगा? मिक्स हो जाएगा, चीजें दिखेंगी तब जब अलग अलग होंगी, है ना। यही तो काम करते हैं ये जो मैजिशियन होते हैं, एकदम से एक बॉडी लेते हैं और उसे गायब कर देते हैं। एक कंटेनर में डालो और बॉडी गायब, तो होता है क्या, उस कंटेनर में जो लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड की डेंसिटी, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बॉडी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आसपास होता है, गायब हो जाती है। चलो भाई, ये भी आप लोगों ने लिख डाला। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत टफ नहीं है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। हाँ रहे, बताइए केस सेकंड में क्या कह रही हैं आप? हाँ, बॉडी की डेंसिटी इज लेस देन फ्लूइड की डेंसिटी। कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी, या जिस फ्लूइड से भी जा रही है, लिक्विड है गैस है, बॉडी की डेंसिटी उस लिक्विड या गैस की डेंसिटी से कम है, सेम नहीं है, कम है। राय मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रही हैं, आप माइक यूज करके बता दीजिए, समझा नहीं आपको कुछ, या आप टाइप कर दीजिए पूरा। बॉइंट फोर्स नहीं राहिब, देखो बॉइंट फोर्स तो टाइप ऑफ फोर्स है जो बॉडी पर एक्ट कर रही है ना, हम फिजिकल एग्जांपल ले रहे हैं। बॉइंट फोर्स की वजह से जब आप कह रहे हो बॉडी ऊपर जाती है ना, जब बॉइंट फोर्स वेट से ज्यादा होगी, ये आप कह रही हैं, वहां हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं करेगी। ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली फोर्स कम है, तो बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो जाएगी, ऊपर जाती हुई दिखेगी। जैसे मग को आपने डाल दिया अगर कंटेनर में, तो ऊपर जाती हुई दिखेगी बॉडी, लेकिन वो एक्सेलरेट करेगी ऊपर, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आपको ये एग्जांपल होता है एयर बबल इन वाटर। हर वो केस जहां बॉडी फ्लूइड में ऊपर जा रही है वो इसका एग्जांपल नहीं है। चलिए भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन के लिए टाइम बचा नहीं, चलिए आज इसे यहीं छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीक होपफुली मेरे पास सिर्फ एक बर्नौलीज और क्वांटिटी इक्वेशन, दो बड़ी चीजें रह गई हैं, तो होपफुली नेक्स्ट वीक मैं वाइंड अप कर दूंगा आपका सिलेबस। बस थोड़ा सा पोर्शन रहता है, नेक्स्ट वीक हम इसे वाइंड अप कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ सर। चलिए।